ओम। जी, तो सभी को पुनः नमस्ते। शिक्षा गोष्ठी में सभी का स्वागत है। अभी तक की हमारी जितनी भी गोष्ठियाँ रहीं, बहुत स्नेहपूर्वक रहीं, बहुत आदरपूर्वक रही, बहुत सुंदर जिज्ञासाओं के साथ रही और इस तरीके से एक स्वयं स्फूर्त जो एक आप लोगों ने पठन गोष्ठी का भी जो आरंभ किया, ये भी एक स्वयं स्फूर्त व्यवस्था निकल कर आई। इसके साथ-साथ आज मुझे ऐसा लगता है या आज या फिर कुछ दिन बाद ही हमारे जो ये किताब हमने शुरू की है जीवन विद्या एक परिचय, वो शायद समाप्त भी हो जाए। तो ये एक सुंदर, बहुत ही सुंदर कह सकते हैं, एक साथ हम लोग चल पाए, एक दूसरे को सुन पाए, खूब सुंदर संबंध के साथ में चल पाए। तो पिछली गोष्ठी में 2 प्रश्न रहे कमलेश भाई के, एक न्याय को लेकर और एक व्यवस्था को लेकर। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी पठन गोष्ठी में भी इस पर बार-बार चर्चा करिए, क्योंकि इस पे बार-बार जितनी बार बात होगी उसके बाद भी एक अधूरापन-सा लगता ही रहता है। वो अधूरापन ये बात को बताता है कि अभी हमारा जीना नहीं हुआ। तो जब तक जीना नहीं हुआ, शब्दों से तो पेट भरता नहीं, शब्दों से जी भरता नहीं। तो ये एक अधूरापन-सा हमें लगता ही रहेगा जब तक हम लोग इसको जी ना पाएँ। तो क्या न्याय और व्यवस्था को लेकर कुछ थोड़ी-सी बात मैं रख दूँ? हाँ दीदी। कमलेश भैया ठीक रहेगा? हाँ दीदी, ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं उस परिभाषा या परिभाषाओं की जो परिभाषा जो कमलेश भैया ने निकाली है, उस पर मैं बात नहीं रख रही हूँ। इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि उस पर हमारी पहले बहुत बार हो चुकी है और आगे भी उस पर बहुत विस्तार से बात आने वाली है। तो न्याय से पहले का प्रश्न था व्यवस्था का, कि व्यवस्था क्या चीज़ है, हम उसे कैसे पहचानें? तो एक बहुत ही सरल बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हर बच्चा जन्म से ही या जन्म के पहले ही व्यवस्था को पहचानता ही है। इसीलिए व्यवस्था को पूरी तरीके से समझना चाहता है। किसकी गोदी में जाना है, किसकी नहीं जाना है, इस व्यवस्था को, उस स्नेह को मनुष्य पहचानता ही है। तो पहली बात यह है कि मनुष्य व्यवस्था को पहचानता ही है। जैसे-जैसे सामने कोई प्रस्ताव हमको दिया जाता है, उस व्यवस्था को ग्रहण करने में या उसमें चलने में हमें दिक्कत नहीं होती। तो मूल बात क्या है? हर मनुष्य व्यवस्था मतलब कुछ भी सही है, उसको पहचानता है। तो आदिकाल से अभी तक की यात्रा को देखें, तो मनुष्य ने अभी तक व्यवस्था मतलब या तो राजा को एक व्यवस्था का आधार बताया है कि जो भी व्यवस्था है वो राजा बनाएगा और प्रजा उसका पालन करेगी। उसके पहले ईश्वर को एक, ईश्वर का जो आकाशवाणी है या ईश्वर का जो रचना है या उसका जो खेल है, उसको एक व्यवस्था बताया गया, है ना? तो ईश्वर जो कुछ भी करता है वो व्यवस्था है। उसके बाद ईश्वर का प्रतिनिधि राजा को बताया गया कि राजा जो कुछ भी करता है वो व्यवस्था है। धीरे-धीरे वहाँ से अभी लोकसभा, राज्यसभा, तो एक सभा को पहचाना गया है कि सभा व्यवस्था है। तो जब भी हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें कोई नियम, विधि, निर्णय, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ईश्वर परस्त जितने एक समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप में जो एक समाज का उल्लेख किया गया है, उसमें भी हमें व्यवस्था का एक प्रारूप नहीं दिखता। राजा के समय में भी जाते हैं तो कहीं एक शोषण की मानसिकता, एक शासन की मानसिकता
तो उस तरह से भी हमें एक व्यवस्था का आधार, व्यवस्था मतलब जो मल्टीप्लाई हो सके, एक से अनेक उसको चाहें और कर पाएं और उसका सुख को महसूस कर पाएं, ये हमें राजा में भी नहीं देखने को मिलता। फिर आज की जो सभाएं हैं कि सभा विधि ही व्यवस्था है, तो उस तरह भी से भी देखें तो हर कोई अपनी बंदूक लेकर अपने विचार को सही मानते हुए ही बात को रखता है। तो देखिए, अब कोई सभा में बैठना नहीं चाहता, तो इस तरह से देख रहे हैं कि सभा का आधार न ईश्वर हो पाया, न राजा हो पाया, न सभा हो पाई। तो इस तरीके से बाबा जी व्यवस्था का जो आधार है उसको बता रहे हैं, परिवार है व्यवस्था का आधार। ये एक बहुत सहज सी बात है जो हम सभी महसूस करते हैं। कितनी भी अच्छी जगह हो, कितना भी अच्छा कार्यक्रम हो, मनुष्य घर ही आता है और घर में ही एक आराम मिलता है और एक व्यवस्था को भी वो अनुभव करता ही है। तो अभी कोई भी परिवार क्या व्यवस्था का आधार हो सकता है? तो दो तरीके के परिवार हैं। एक है जो संग्रह सुविधा के पीछे भाग रहे हैं और एक जो परिवार है वो है समाधान समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर हम देखें कि व्यवस्था मतलब जो मल्टीप्लाई हो सके, तो एक से अनेक तक कौन से परिवार की विधि है जो मल्टीप्लाई हो सकती है? तो दिखता है हर कोई संग्रह और सुविधा नहीं कर सकता। इसमें संग्रह सुविधा जो कर पाया वो अमीर कहलाता है, जो नहीं कर पाया वो गरीब कहलाता है। तो उसमें दिखता है कि हर परिवार जो कर सकता है वो है समाधान, मतलब क्यों और कैसे के उत्तर के साथ जीना। ये हर व्यक्ति कर सकता है, हर परिवार कर सकता है, ये अप्रोचेबल है। दूसरा है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, उपभोग कम और अभाव का अभाव। मतलब आवश्यकता से अधिक तो माँ ही रोटी बना लेती है, तो अनाज तो उगा ही सकते हैं। फिर जब मनुष्य उगाता है तो उपभोग सीमित ही करता है, बहुत संग्रह करने की क्योंकि प्रवृत्ति होती नहीं। और मानसिकता कैसी होती है? अभाव के अभाव की, मतलब कमी की कमी हो जाती है। इसीलिए समाधान समृद्धि पूर्वक जो जीता हुआ परिवार है, वो ही परिवार व्यवस्था का आधार है। ऐसे ही परिवार समाज गति के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करते हैं, है ना? तो इस तरीके से सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रही हूँ, मध्यस्थ दर्शन में इस बात को पहचाना गया है कि व्यवस्था का आधार केवल और केवल परिवार ही है। अब परिवार देश की व्यवस्था का आधार हो सकता है। ऐसे परिवार जो समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हैं, वो देश की व्यवस्था का आधार हो सकते हैं, क्योंकि अनेक परिवार मिलकर ही तो देश बनते हैं। तो देश का आधार भी परिवार ही हो सकते हैं। अभी तक किसी देश ने इसको पहचाना नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी इसको कह रहे हैं, अगर कोई भी देश इसको पहचान लेता है तो वो मूल काम कहाँ करेगा? नीतियों पर नहीं, परिवार व्यवस्था पर काम करेगा। अगर किसी देश ने इसको पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर से व्यवस्था का आधार परिवार है, न कि कोई सभा, न कि कोई एक व्यक्ति। कोई एक व्यक्ति भी व्यवस्था का आधार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मतलब वो कहीं जन्म ले रहा है तो परिवार में ही। तो इस तरीके से व्यक्ति आधार नहीं है, सभा आधार नहीं है, परिवार ही व्यवस्था का आधार है। जब ये हम पचा लेते हैं, ये वाकई में मुझे समझ में आता है, तब कहीं जाकर न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश, शिक्षा, संस्कार की बात को समझ में भी आती है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूंगी, व्यवस्था के आधार पर अगर ये हमसे पच जाता है तो आगे को समझना मुश्किल नहीं। ये ठीक रहा? कुछ संप्रेषित में कर पाए? बढ़िया दीदी, बढ़िया कर पाए, पर दिमाग में बैठता क्यों नहीं? बारंबार पठन से हो जाएगा भैया। जैसे आवश्यकता बन रही है आपकी, मुझे दिख रहा है बहुत सुंदर आवश्यकता बन रही है, मेहनत भी कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही पूछते थे बाबा जी से, कुछ बैठता क्यों नहीं बाबा जी, कितनी भी बार पढ़ो लगता है नया है। तो बाबा जी ने एक उत्तर दिया
कि जीने में आएगा तब याद रहेगा। सही। कभी सुनने में अच्छा लगता है पर उतर जाता है तुरंत। हाँ, बढ़िया। दीदी, जी। इसमें एक बात कभी रखी गई कि बच्चा जो है परिवार से पैदा होता है, तो हाँ, अभी देखा जाए कि परिवार तो ऐसा है कि लोग अभी तो ऐसा है कि शादी भी करते हैं और अलग हो जाते हैं, और तो फिर वो परिवार हाँ, में आएगा क्या? वो परिवार तो कहलाएगा नहीं। तो फिर उसको हाँ, उसका फिर कैसे कहेंगे कि परिवार का वो है? मतलब जिस हिसाब से अपन देखे मध्य दर्शन के हिसाब से परिवार में नहीं आएगा फिर वो। हाँ, ऐसे अधिकांश परिवार तो है नहीं, पर इसकी संख्या तो बढ़ती जा रही है और ये एक वैचारिक विचारणीय बिंदु भी है। पर अगर दो व्यक्ति भी एक मन होकर, एक लक्ष्य होकर जीते हैं तो उसको परिवार ही कहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे संख्या 10 या 12 में भी जाते हैं तो वो भी परिवार है। तो परिवार का मतलब जितने भी व्यक्ति उसमें जी रहे हैं उनका लक्ष्य समाधान समृद्धि पूर्वक हो गया है। आपस में विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता का भाव है। अगर एक लक्ष्य के साथ दो लोग भी चलते हैं वो भी परिवार ही है, क्योंकि परिवार का मतलब ही है जहां पार लग जाए। तो ऐसे दो भी की भी संख्या है तो क्या दिक्कत है। और अभी नासमझ है, भले ही वो 10 एक साथ रहते हों। जी दीदी, जी जी, बढ़िया रहा। जी। तो अब हम न्याय पर बात करते हैं। एक न्याय पर भैया ने बात रखी थी, तो मैं न्याय पर भी बहुत लंबी बात नहीं करूंगी। न्याय की शुरुआत को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं, एक मिनट ना। ठीक है, तो एक छोटी सी बात न्याय को लेकर। मुझे ऐसा लगता है उन संदर्भों को मैं ले रही हूँ जो जितनी सरलता से मैं बता पाऊं। तो अगर हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय एक ऐसी चीज है जो भाषा से मनुष्य पहचानता है। जिस तरीके से एक बच्चा पहचानता है ना व्यवस्था को, तो एक बच्चा न्याय को पहचान लेता है और अन्याय को भी पहचान लेता है। इतनी तो बात है। अब जब हम न्याय को बात कर रहे हैं तो न्याय मतलब मानव और मानव के संबंधों को जो स्पष्ट होता है, मानव और मानव के नियमों को जो बताता है, मानव और मानव आपस में कैसे जीते हैं व्यवस्था में, उसका नाम है न्याय। तो जब हम मानव और मानव के संबंधों की बात करते हैं तो एक बहुत ही सहज रूप से देखते हैं कि पिता, माता, भाई, बहन, ये सब संबोधन तो मनुष्य करता ही आया है। फिर पिता के भाई को या पिता की बहन को कुछ और कहते हैं, माता की बहन भाई को कुछ और कहते हैं। इतना तक तो मनुष्य संबोधन तक तो पहुंचा ही है। अब इसके आगे बात आती है कि जब मनुष्य समझदारी पूर्वक जीता है तो संबोधन से आगे बढ़ता है। कहां बढ़ता है आगे? प्रयोजन के अर्थ। हर संबंधों का एक प्रयोजन है, उस प्रयोजनों के अर्थ को समझता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि संबोधन हो पा रहा है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, वो जो संबंध है उसका प्रयोजन हमको दिख रहा है। अब इस तरीके से जब हम सहज रूप से, तो ये दो स्टेप्स हो गए। अब इस तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो एक हम अपने परिवारों में एक सहज घटना देखते हैं कि हर अभिभावकों को बच्चे, जैसे माँ को तो पोषण के अर्थ में पहचानते ही हैं, और पिता नेचुरली अभी तक जैसे हमारे माता पिता भी रहे वो समझाते ही हैं अच्छी बातों को। तो एक आम तौर पे पोषण संरक्षण बच्चे देखते ही हैं। ये एक स्वाभाविक घटना के रूप में अभी तक देखते हैं। पर जीव चेतना में ये जो पोषण संरक्षण है
वो केवल शरीर तक ही सीमित रह जाता है। हम अपने बच्चों का शरीर का पोषण करते हैं, शरीर का संरक्षण करते हैं, क्योंकि माता पिता को भी जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान ये सब है ही नहीं। इसीलिए जीव चेतना में भ्रमवश हर अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा खरीदेगा, अच्छा खाना पकाते हैं, अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं। तो जितनी है जीव चेतना विधि से ये जो पोषण संरक्षण है वो केवल शरीर से ही संबंधित रहता है। फिर जैसे जैसे संतान बड़ा होता है, वो अभिभावक बच्चों से एक अच्छी भाषा सुनना चाहते हैं, अच्छी मुस्कान चाहते हैं, जिसके लिए वो प्रयास करते हैं ताकि बच्चे अच्छी भाषा बोलें। उसके बाद बच्चों के साथ में जो भी प्रचलित में अलंकारों का उपयोग हो रहा है वो पहनाते हैं। टोपी है, शर्ट है, पैंट है, जूते हैं। जो प्रचलित में हो रहा है वो अलंकारों से बच्चों को सजा धजा कर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है। तब तक तो बढ़िया बच्चा जो भी छोटी अपनी तोतली भाषा में बोलता है माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से सजा कर बच्चे को रखते हैं, वो भी माता पिता को बहुत सुख देता है। थोड़े से और जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ उनकी भौतिक आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जैसे अब उन्हें वैसे कपड़े और वो नहीं चाहिए, तो दूसरी भौतिक आवश्यकताओं को अभिभावक फिर पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे बड़ी स्कूल में डालेंगे, है ना, उससे अच्छा बुक्स लाएंगे या इस तरह से कुछ और। तो कुल मिलाकर बचपन में भी जो पोषण संरक्षण हुआ वो शरीर के लिए हुआ, और धीरे धीरे भौतिक आवश्यकताओं को ही माता पिता सोचते हैं हमने सब कुछ कर लिया, और उसी में ही बदलाव हो रहा है, कभी ये बदल रहा है, कभी वो बदल रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद बच्चों को अभिभावकों को बच्चों का व्यवहार दिखने लगता है। तब वहां जाकर सिर घूम जाता है, अरे हमने तो इतना कुछ किया है, ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे आचरण करते हैं। तब अभिभावकों को दिखता है कि इनका तो व्यवहार ही नहीं हो पा रहा है, भाई ये कैसी घटना हो गई। तो इसी को हम कहते हैं जनरेशन गैप। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो बोलते हैं पापा यही है जनरेशन गैप, आपके समय कुछ और था, हमारे समय कुछ और है। इस घटना से माता पिता दुखी हो जाते हैं और वो इसका निराकरण चाहते हैं, इसका समाधान चाहते हैं। तो जीव चेतना से इसका समाधान तो होने नहीं वाला, इसका हो ही नहीं सकता। तो इसका निराकरण मानव चेतना से होगा। वो कैसे होगा? तो उसमें पहला जो स्टेप है वो है कि बचपन से मानव संतान को हर अभिभावक ये बताए कि ये संबोधन होता है और ये संबंध का प्रयोजन होता है। प्रयोजन को देखना है मतलब संबंध को देखा, पोषण को देखा मतलब संबंध को देखा, संरक्षण को देखा मतलब संबंध को देखा, अभ्युदय को देखा मतलब संबंध को देखा, प्रमाण को देखा मतलब संबंध को देखा। ये शिक्षा बच्चों को बचपन से देना आवश्यक है। दीदी और एक बार बताएंगे अभी जो बोले? जी, मैं ये कह रही थी कि जब माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चों का व्यवहार एक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चों का इधर ध्यान चला गया, उधर ध्यान चला गया, वो जो सॉल्यूशंस वो चाहते हैं वो जीव चेतना में उन्हें मिल ही नहीं सकता। वो कितना भी सिर पैर पटक डाले, वो बच्चों को अपने नियंत्रित में नहीं कर सकते। उसके लिए केवल मानव चेतना विधि से चलने पर ही वो बच्चों को एक व्यवस्थित स्वरूप दे पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। तो वो पहला जो स्टेप है वो क्या है? हर मानव संतान को, अभिभावकों को बचपन से ही संबोधन के साथ संबंध का प्रयोजन दिखाना होगा। प्रयोजन देखकर संबंध को पहचानना की विधि सिखानी होगी। अगर आपने प्रमाण प्रयोजन देख रहा है, उसको बोलते हैं गुरु, है ना,
और वो गुरु मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। तो ये प्रयोजनों को देखने का एक अभ्यास हमको न्याय तक पहुंचाता है। दूसरा है कि संबंधों में विश्वास को देख पाना और उस तरीके से जीना। एक उम्र तक जांचना अलाउड नहीं है। 5वीं कक्षा तक बच्चे माता पिता को जांचेंगे भी नहीं, हाँ ही बोलना है। जैसे हमने बच्चों को सिखाया कि अच्छा क्यों पर आप पूछो, पर हमारे आचरण पर क्वेश्चन करो, ये उनको अलाउड नहीं है। संबंधों पर विश्वास किया जाता है, बड़ों को बड़ों पर विश्वास किया जाता है, ये ही हमें सिखाना है, जो हमें न्याय तक पहुंचाता है। और तीसरा बात है, तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग सदुपयोग, ये हमको बच्चों को सिखाना है। जैसे माता पिता अपने तन मन धन का देखो कैसे उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, कैसे समर्पण करते हैं, है ना। वो उदार हैं, न कि उधार में देते हैं, है ना। माता पिता का बच्चों पर कोई उधार ही नहीं रहता, वो उदार हैं। तो उदार और उधार, इसे हमें बच्चों को ठीक से समझाना, संप्रेषित करना होगा। अगर कई बार क्या होता है, माता पिता सोचते हैं अपने तो बच्चे हैं, क्या जरूरत है इतना बोलने की, खुद से देख लेंगे, पर ऐसे नहीं होता। बच्चे संस्कार अनुषंगी हैं, वंशानुषंगी नहीं है कि हमारे में था तो उनमें आ जाएगा। बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं वैसे ही वो बनेंगे। इसीलिए बचपन से हम माँ की अच्छी बात बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर एक माँ को समझेंगे तो संसार की सभी माँ के साथ जी पाएंगे, नानी माँ, दादी माँ, मौसी माँ, चाची माँ, सबके साथ, और गुरु माँ। तो 3 स्टेप मैंने बताए, है ना। आखिरी वाला यही था कि तन मन धन का जो समर्पण माता पिता करते हैं बच्चों के प्रति, कितनी उदारता से करते हैं, उसमें उधारी नहीं होती। इसको प्रतिदिन डाला जाए, जितने उपकार को डाल सकते हैं उतना ही डाला जाए। इस तरीके से हम देखेंगे कि संबंधों का निर्वाह होना हो जाता है, संबंधों को जी पाते हैं, और ये न्याय कहलाता है। तो ये एक छोटी सी बात थी न्याय को लेकर। पर अभी हम कैसे स्टार्ट करें, है ना, जो कमलेश भैया का था कि जीने के लिए हम अभी उसको कैसे स्टार्ट करें। तो उसमें 3, एक मानव दूसरे मानव से बातचीत करता है, तो उस बातचीत के 3 भाग बाबा जी ने बताए हैं। जिससे हमारा बच्चों से, माता पिता से, पति पत्नी से, भाई बहनों से बातचीत होता है। तो बातचीत में अगर हम न्याय तक पहुंचना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। एक है प्रस्ताव विधि से बात कर पाए, मेरी ही बात मानी जाए, जहां ये आ गया वहां पर न्याय घटित नहीं होने वाला। प्रस्ताव विधि से बात बोली जाए, प्रस्ताव विधि से बात सुनी जाए। एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को विरोध करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीज न्याय में हमारी स्पीड ब्रेकर्स हैं, हमारे कभी नहीं पहुंचा सकते। दूसरा, बार बार इस तरीके से मतलब एक मानव के साथ जैसे परिवार में हम जीते हैं, तो उसने जो भूत में पुराना गलत किया है वो सब हमें याद रहता है। एक ये भी कारण है कि हम उसके साथ न्यायपूर्वक जी ही नहीं पाते, उसको भूल ही नहीं पाते। या तो फिर बच्चों को अगर देखें तो भविष्य में कोई अपेक्षा है जिसके कारण हम परेशान हुए रहते हैं। तो ये भूत भविष्य, ये दोनों चीजें भी हमें न्याय से रोकती हैं। तो इसीलिए ठीक ठीक समीक्षा की जाए, मानव क्या चाहता है उसको पुरुषार्थ पूर्वक अपने में टिकाया जाए। तो ठीक ठीक समीक्षा करना ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरी बात है कि परिवार के जितने सदस्य हैं, परिवार को चलाने के लिए आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें सबकी सहभागिता हो,
सब अपने विचार रखें, सब अगर अपने आप को सहभागी मानते हैं तो आप अपन का परिवार को हमें अकेले नहीं खींचना पड़ता, उसमें सब लोग पुशअप करते हैं, सब लोग उसको खींचते हैं, स्नेह पूर्वक उल्लास पूर्वक ले जाते हैं। तो ये 3 भाग थी कि प्रस्तावना, समीक्षा और जब निर्णय लेते हैं तो उसमें सबका सहभागी हो। तो ये छोटी सी बात थी न्याय को लेकर। मुझे ऐसा लगता है न्याय घटित करने के पहले ये कुछ चीजें आपके लिए उपयोगी होंगी। कुछ संप्रेषित कर पाई मैं? बढ़िया दीदी। ये पहला जो है प्रस्तावना है, दूसरा है वो एक समीक्षा। सहभागिता, और एक दूसरा समीक्षा है। हाँ, तीसरा है निर्णय। निर्णय जो लें उसमें सब सहभागी हों। अच्छा, ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम आज का पठन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज कौन पठन करेंगे? दीदी मुझे पता नहीं लास्ट टाइम किन्होंने किया था। लास्ट टाइम मधु बहन कर रहे थे, पर उन्होंने केवल एक ही प्रश्न किया था, तो वो ही कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, मैं जी कंटिन्यू करती हूँ। ये पेज नंबर 114 से है ना जी शायद? जी हाँ जी हाँ हाँ, वही वाला सवाल। जी। फ्रायड ने एक प्रतिपादन प्रस्तुत किया जिसमें उसने आदमी की तमाम इच्छाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। वह है काम, सेक्स। आज दुनिया में इस विचारधारा को तमाम लोगों ने अघोषित या घोषित रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे सारी दुनिया में आदमी के बारे में एक स्पष्ट और समाधानकारी चिंतन और परिणाम नहीं मिला। आपने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की बात कही है। यह मनोविज्ञान किस तरह से फ्रायड के मनोविज्ञान की जगह लेगा? इस अवधारणा से कैसे आदमी सुख शांति को प्राप्त करेगा और समग्र मानव जाति एक सही दिशा को प्राप्त कर सकेगी? तब बाबा जी ने कहा, हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। इस बात को स्पष्ट किया है। जीवन मूल रूप में गठनपूर्ण परमाणु है। परमाणु ही संक्रमित होकर चैतन्य प्रकृति जीवन में होता है। तब प्रकृति अपने चैतन्य रूप में वैभवित हो पाती है। गठनपूर्ण परमाणु भार बंधन एवं अनुबंधन से मुक्त रहता है। यही उसका वैभव है। यह सह-अस्तित्व विधि से समृद्ध मेधा संपन्न शरीर को चलाने योग्य हो जाता है। ये दोनों नियति क्रम में आने वाली विधियां हैं, अर्थात निश्चित रूप में अस्तित्व सहज उपलब्धियां हैं। मनुष्य में और अन्य जीवों में जीवन का और शरीर का संयुक्त रूप में होना होता है। इसको भली प्रकार से देखा गया है। इसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन का केंद्र बिंदु यही है कि जीवित रहना, न जीवित होना, जीवन संपन्न रहना और जीवन रहित रहना, यह स्पष्ट होता ही है। इसमें जीवन संपन्न रहने का जो प्रमाण है, ज्ञानेंद्रियों के व्यापार से समझ में आता है। जीवन शरीर के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप जब नहीं हो पाता है, तब मर गया कहते हैं। मरने का मतलब शरीर को जीवन छोड़ दिया रहता है। शरीर से जब जीवन अलग हो जाता है, उस समय से मृतक हो गया, ऐसी घोषणा करते हैं। ऐसे शरीर को हम मनुष्य नहीं कहते हैं। जीवन शरीर को चलाते हुए स्थिति में ही हम मानव कहते हैं। ऐसा हर मानव एक विचारशील इकाई है। जीवों में विचारना का कोई स्थान नहीं है।
जीवों का विचार वंशानुषंगीयता के रूप में ही है। मनुष्य वंशानुषंगीय विधि से जीना चाहे तो भी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता उससे अधिक दूर दूर तक पहुंचा ही रहता है। जब वंशानुषंगीयता के अर्थात शरीर के सीमा में यदि हमारा विचार सीमित नहीं हुआ, उस स्थिति में हम दूर दूर तक फैलते ही हैं। इसके कारण हमारा यानी जीवन का शरीर सीमा से सीमित रहना नहीं बना। इसके कारण हमारा शरीर सीमा तक विचार कर हम कहीं तृप्त नहीं हुए, समाधानित नहीं हुए। इसका गवाही है न तो हम सामाजिक हो पाए, न ही अखंड समाज बना, सार्वभौम व्यवस्था को नहीं पाए। कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है, घोड़े की व्यवस्था सार्वभौम है, हर जीव की व्यवस्था सार्वभौम है। तो मनुष्य कौन सा अभागा है जो उसकी व्यवस्था सार्वभौम न बने? विचारशीलता हमारा सत्व है। आप हम चुप नहीं रह सकते। विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, घास फूस, पत्थर, लोहा, मणिमाणिक्य सभी का उपयोग है या एक दूसरे के पूरक हैं। तो मनुष्य होकर के पूरक ना हो, ये कैसे हो सकता है? चुप होना यानी प्रकृति विरोधी होना, नियति विरोधी होना, विकास विरोधी होना और जागृति विरोधी होना। इस तरह से चारों विधि से विरोधी हो गया और विरोध से समस्या पैदा होगा। यही हुआ। हमारे देश में जितने लोगों ने समाधि के लिए प्रयत्न किया, इन सारे प्रयोग में जब समाधि की गवाही देने की बारी आती है तो कुछ लोगों ने गोलमोल विधि से गवाही दी भी है, किंतु मैं समाधि पाया हूँ, समाधि का यही फलन है और मैं इसका प्रमाण हूँ, ऐसा बोलना बना नहीं। अब उसके बाद अवतारी पुरुष आ गया। अवतार में मनुष्य के जितने भी दस्तावेज हैं, मनुष्य की अंतिम कल्पनाओं के प्रस्तुत करने की कोशिश की। शुभ के लिए ही किया, किंतु सर्वशुभ घटित नहीं हुआ। शुभ का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से प्रमाणित नहीं हुए। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई। हर मनुष्य समझदार हो गया, इस बात का सत्यापन भी हर मनुष्य करने योग्य हुआ भी नहीं। सबको सुख, शांति, संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इन चीजों को ध्यान में रखकर हम असफलता की बात कह रहे हैं। इसके विपरीत भौतिकवाद ने जो कहा संग्रह सुविधा, उससे भी बात नहीं बना। वो भी असफलता के कगार पर आ गया। सफलता की जो बात आती है वो मानव संचेतना से ही आती है। मानव संचेतना कहाँ रहता है? जीवन में रहता है, शरीर में नहीं रहता। तो आपने जिस फ्रायड नाम के व्यक्ति को कहा, उसको जीवन से लेन देन है ही नहीं। यदि काम वासना से पीड़ित होना ही जीवन मांगता है, यही सच्चाई है, तो यह पहले से ही कुत्ते, बिल्ली आदि जीवों में हो चुका है। फिर मनुष्य के होने की क्या जरूरत थी नियति क्रम में? ऐसा पूछा जाए तो मनुष्य के होने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, यही तर्क निकलता है। और भिन्नता क्या है उसमें? मनुष्य का लक्ष्य सुखी होना है। सुखी होने के लिए समाधान चाहिए। बिना समाधान के एक भी आदमी प्रमाणित नहीं करेगा समृद्धि को। समाधान को छोड़कर हम समृद्ध हो जाएं, ये होगा नहीं। इसलिए इस पर अपने को विचार करने की जरूरत है। विचार करने पर हमें जो समझ में आया, मानव संचेतना की संपूर्णता संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता में व्याख्यायित होता है। संज्ञानशीलता में दो चीजें हैं, जानना, मानना। और संवेदनशीलता में दो चीज, पहचानना, निर्वाह करना होता है। संवेदनशीलता का जितना भी प्रयत्न है, प्रवर्तन है, वो इंद्रिय मूलक विधि से होता है। तो इंद्रिय संवेदना के आधार पर हम जितना भी निर्णय करते हैं वो सामयिक ही होगा, उसमें निरंतरता नहीं होगी। जैसे खाना अच्छा लगता है तो खाते ही रहें,
सोना अच्छा लगता है तो सोते ही रहे, ऐसा होगा नहीं। कहने का मतलब है, कोई इंद्रिय व्यापार में ऐसी क्रिया नहीं है जिसको हम सतत एक सा ले जाएं। उसमें बारंबार बदलाव आवश्यक है। परिवर्तन बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इंद्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। यह झंझट क्यों आ गया? पूछा जाए तो मानव को संज्ञानशीलता की ओर प्रवृत्ति होने के लिए। इसलिए व्यवस्था कितना शुभ है कि संवेदनशीलता की भंगुरता मानव के जागृत होने के लिए घंटी है। मानव जागृति के लिए प्रेरणा है। मानव जागृति के लिए दिशा है। मेरे लिए, आपके लिए ये कब उद्गमित हो, कब आप इसको सत्यापित करेंगे, या आप ही सोचेंगे? इसका दायित्व आपका ही है। मेरे लिए सब आ गया, ये सब आ गया तो हमारा रोमांचित होना स्वाभाविक है। ये अपने आप में कितना व्यवस्थित बात है। थोड़ा सा विचारशील होने से आदमी ये विचार कर ही सकता है, और उसी के आधार पर हमने जो कुछ प्रयोग किया उससे स्पष्ट हो गया कि संवेदनशीलता भंगुरशील है और हम निरंतर सुख चाहते हैं। संवेदनाओं के योग में हमें सुख भासता भी है, पर सुख की अनुभूति नहीं होती। हमारी प्यास सुख की है, जो अनुभव के बिना होती नहीं। अनुभव निरंतर होता ही है। अनुभव कहीं भी भंगुर होता नहीं। इस आधार पर सुख की निरंतरता के लिए ये आवश्यक था। संवेदनाओं में भंगुरता सहज है, यही व्यवस्था है। इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर पाए। उसके बाद संज्ञानशीलता का मतलब निकल गया। जीवन के सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्राणित होना, यही है संज्ञानशीलता का मतलब। मानव संचेतना यही है, यही जागृत संचेतना है जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं आपको अध्ययन कराता हूँ। ये अध्ययन मूलिक विधि से ही आएगी। इसको बार बार पठन पाठन से बोध के लिए सहायक हो सकता है। जीवन समझ में आ गया, मानव संचेतना का आधार बन गया। मानवीयतापूर्ण आचरण समझ में आ गया तो परंपरा बन गया। परंपरा के लिए मानव मानवीय व्यवहार को, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझे बिना मानव परंपरा होने वाला नहीं है। मानवीय आचरण ही एक ऐसा वस्तु है जो कि सर्वदेश काल में एक सा ही है। मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त स्वरूप आचरण है। चरित्र को बताया स्वधर्म, स्वनारी स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तन मन धन का सदुपयोग व सुरक्षा करना नैतिकता है। संबंधों में मूल्यांकन करना और फल स्वरूप उभय तृप्ति होना ही मूल्य है। जीवन लक्ष्य सुखी होना है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। लक्ष्य के लिए हम हर जगह से नैतिकता को जोड़ते हैं। नैतिकता इसी अर्थों में सार्थक होता है, इसी अर्थ में प्रायोजित हो पाते हैं। मूल्य विधि भी ऐसे ही है, और चरित्र विधि में यही है। दुष्चरित्रता में दुखी होते हैं, अनैतिकता में दुखी होते हैं, मूल्यों का अनादर होने पर दुखी होते हैं। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र को निर्वाह करना ही मानवीय आचरण है, स्वभाव है। ऐसे आचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? वह अस्तित्व, जीवन एवं मानवतापूर्ण आचरण के ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान क्या है? जानना मानना ही ज्ञान है। जानने मानने के बाद ही तृप्ति बिंदु को तलाशने की बात बनती है। जब जानते नहीं, मानते नहीं, तो तृप्ति बिंदु काहे को तलाशेंगे, कहाँ तलाशेंगे? जैसे हम दिल्ली को जानते मानते हैं तो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अगर हम दिल्ली को जानते मानते ही नहीं तो जाने का कार्यक्रम कैसे बनाएंगे?
चंद्रमा का होना मान लिया और चंद्रमा पर पहुंच भी गए। जानने एवं मानने के तृप्ति बिंदु के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मुख्य रूप से करने की बात यही है, अस्तित्व समझ में आने से तह अस्तित्व समझ में आता है। तह अस्तित्व समझ में आने के फल स्वरूप मानवीयतापूर्ण आचरण आता है, निष्पन्न होता ही है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इन सब के पुष्टि है। पढ़ते जाओ ना। जी, इसको पूरा कर लीजिए। हाँ, पढ़ते जाओ ना। ठीक है। एक बात और है जीवन में, मैंने 122 क्रियाकलापों को देखा है। इन 122 क्रियाकलापों में से मन में कितना क्रियाकलाप होता है, वृत्ति में कितना, बुद्धि में कितना, आत्मा में कितना होता है, इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसका क्या प्रयोजन? इससे यह प्रयोजन है, एक के बाद एक जो सुनने में आया और समझ में आया तो तृप्ति बिंदु के लिए अनुभव करना बन ही जाता है। उससे दूसरों को बोध कराने की अर्हता आती है। दूसरों को बोध कराने के बाद ही हमारी संपदा का प्रमाण है। हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारी समझदारी का प्रमाण है। हम निरोगी हैं तो दूसरों को निरोगी बनाने में हमारा ज्ञान प्रमाणित होता है। हम धनी हैं तो दूसरों को धनी बना दे, तभी हमारे धनी होने का प्रमाण होता है। इस ढंग से सरलता से सामाजिक होने की रीति आती है। अभी तक मनुष्य संवेदनशीलता में ही जीता रहा है, इसलिए संग्रह, सुविधा, द्रोह विद्रोह, शोषण की बात आती रही है। इस ढंग से मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल रूप स्पष्ट होता है। वह मूलतः जीवन क्रिया ही है। जानने के लिए मानना हुआ तो जानने के आधार पर प्रवर्तित होते हैं और पहचानने व निर्वाह करने के क्रम में हम अपने आप से न्यायिक हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। यही कुल मिलाकर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है। बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। तो इसमें सभी भाई बहन जो भी बात अच्छी लगी पहले उसको शेयर कर लीजिए, उसके बाद कोई जिज्ञासा बनी उसको भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत ही सुंदर। हेलो। जी भाई जी। हाँ हाँ दीदी, इससे जो है ना मुझे सबसे अच्छी लाइन वो लगी जिसमें बताते हैं कि अ, हम जो है, मतलब वो कहाँ गया वो लाइन दिखने का, कि हम ज्ञानेंद्रिय का कार्यकलाप जब नहीं हो पाता है तब मर गया रहता है। ये जो लाइन है, मतलब ज्ञानेंद्रियों को व्यापार में समझ में आता है, जीवन शरीर के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाता है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय का कार्यकलाप जब नहीं हो पाता है तब मर गया कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अच्छी लगी मेरे को, लेकिन इस पे कुछ लाइन थोड़ी ऐसी है कि थोड़ा सा उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मरने इस पे, जैसे ज्ञानेंद्रिय का मैं समझ पा रहा हूँ, ज्ञानेंद्रिय का मतलब हम ज्ञान दूसरों को बांट पाते हैं वो, लेकिन यहाँ मरने का मतलब तो शरीर रूपी मरने का ही बात कहा गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। बाकी ये बात तो ऐसे मेरे को अच्छी लग रही थी, और इसको मैंने पहले भी, मैं क्लास चालू करके ही मैंने इस चीज को शेयर कर दिया था आपको, क्योंकि मेरे को ये लाइन अच्छे से याद हो गया था ऐसा इसलिए। बाकी तो सब ठीक है, इसमें बता रहा है। बाकी और भी है, लेकिन विशेष मेरे को जी, ये चीज जो ज्यादा टच थी मैंने ये बताया आपको। बाकी तो सारी इसमें जितनी लाइन है सब कुछ बहुत समझने योग्य है। इसमें मुख्य रूप से जो बताया गया है, दो इंद्रियों की बात है शरीर में। एक है ज्ञानेंद्रियां और एक है कर्मेंद्रियां। तो जब जीवन शरीर को चलाता है तो ज्ञान पाने या ज्ञान को समझने के लिए जो इंद्रियों
जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो कर्मेंद्रियां हैं, मल मूत्र विसर्जन, नसों का चलना और भी चीजें हैं। तो जब जीवंत शरीर है तो कर्मेंद्रियां स्वयं स्फूर्त चलती ही हैं और ज्ञानेंद्रियां जीवन प्रधान विधि से चलती हैं। तो जब अगर मृत शरीर हो गया तो भी कर्मेंद्रियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं, मतलब कुछ समय तक। और आर्टिफिशियल विधि से कर्मेंद्रियों को जिंदा भी रख सकते हैं, जो आज के डॉक्टर्स करते हैं। मतलब वो, मुझे इस मशीन का नाम ही याद आ रहा है, उसमें रख देते हैं और बोलते हैं कि ये जीवित है, जीवित है, जबकि वो मृत्यु हो चुका है। वेंटिलेटर। हाँ, वेंटिलेटर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हुआ है कि कर्मेंद्रियां तो चलती ही हैं कि ऐसा लगेगा हाँ जिंदा है, पर जीवन उसमें से निकल चुका है। ऐसे बहुत सारी एक लेडी का भी पता चला था जो कोमा में चली गई थी, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। कर्मेंद्रियां काम कर रही थी पर ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही थी। तो कई बार ये नेचुरली होता है, कई बार इसको आर्टिफिशियली डॉक्टर्स करते हैं। तो कई बार कर्मेंद्रियां चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, और पुनः कुछ क्षण के बाद में ऐसा लगता है हाँ ये जीवित हो गए, अरे जीवन कहाँ से आ गया, और मृत्यु निश्चित हो गई है। ये ज्ञानेंद्रियों का भी काम करना बंद हो गया। कर्मेंद्रियां कुछ समय तक चलती ही रहती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय एक्चुअली तो दोनों का ही तालमेल से पता चलता है, पर मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां अब काम करना जब बंद कर देती हैं एक निश्चित समय के बाद, मृत्यु के बाद भी कुछ समय होता है, उसके बाद ही निश्चित होता है कि मृत्यु अब निश्चित है, हो गई है। जी दीदी, क्लियर हुआ। बढ़िया। और बताइए, और क्या बात अच्छी लगी आप सभी को? इलेक्टेड बाय द पीपल। मैं बताऊं दीदी? जी। हाँ। इसमें जैसे दिया है, एक बात अच्छा लगा कि विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। मतलब विचार चलता ही रहेगा, उसको चुप कराना हमारे अधिकार। हम मुंह से भले मतलब बात करना बंद कर देंगे, लेकिन विचार चलते ही रहेगा। ऐसा ठीक बात है। आदमी मौन धारण कर लेता है, आंख बंद कर लेता है, तो सोचता है विचार चुप हो गया, हम शांत हो गए, पर विचार शांत नहीं होते। विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। वो चलते ही रहता है। हम्म। और इसमें जो दिया है कि, एक मिनट बता रहे हैं। विचार के लिए लिखा है कि प्रकृति विरोधी, नियति विरोधी, विकास विरोधी और जागृति विरोधी, ये चारों विधि से विरोधी हो गया। ये कौन चार अलग अलग कौन सा विरोध, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये मतलब विरोधी कैसे है? इसमें वही बताया है कि अस्तित्व में गधा, घोड़ा, ये जितनी भी चीजें हैं वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अस्तित्व में प्रकृति, मनुष्य को छोड़कर सभी एक दूसरे के पूरक हैं, पर मनुष्य सभी चीज का विरोध करता है। जैसे प्रकृति का है ना, प्रकृति में मतलब पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, और स्वयं, स्वयं का भी विरोध मनुष्य करता है कई बार। तो ये हो गया प्रकृति विरोधी हो गया। फिर नियति विरुद्ध हुई, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है ना, जो कुछ है वो सही नहीं है, कि काश ऐसा होता। तो अगर हम मनुष्य के शरीर के डिजाइन भी देखें तो वो बिल्कुल संतुलित है, उससे मनुष्य प्रमाणित हो सकता है। उसी तरीके से जितने पेड़ पौधे या धरती की अपनी एक रचना है, तो जो कुछ है वो सही नहीं है, वो गलत है, इसको देखना। तो नियति में जो नियति क्रम चल रहा है उसको नहीं समझ पाना। फिर विकास विरोधी होना। अभी मानव चेतना में जीना ही विकास है, हम इस बात को कह रहे हैं।
पर अगर भ्रम की स्थिति में होते हैं तो हम अधिक संग्रह करना, अधिक पदवान, रूपवान, धनवान, बलवान होना, इसको विकास बोलते हैं। तो असल में जिसको विकास कहा जा रहा है अस्तित्व में, उसको ही विरोधी होना, और इस तरीके से अंतिम जो कह रहे हैं जागृति विरोधी होना, इसको बहुत अच्छे से जितने भी जैसे आदर्शवादी लोग हैं ये बिल्कुल बिठा चुके हैं। ऐसे 10-15 पेज का नहीं है। इसको ये बिल्कुल ही बिठा चुके हैं। एक मिनट, क्या क्या हो रहा है कि कोई समझदार एक हो नहीं सकता है। कुछ लोग जीव रहेंगे जीव चेतना में ही, और कुछ लोग ही समझदार होंगे। तो इस तरीके से हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, इसको भी वो भुलावा दे चुका है। तो इस तरीके से पूरी प्रकृति एक दूसरे की पूरक है, पर मनुष्य इन सब में पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ये अभी पहचान चुका है, इसीलिए इन सब का विरोधी हो चुका है। इस बात को कह रहे हैं। जी जी। और कोई बात जो अच्छी लगी बताइए। हाँ दीदी, और एक बात जिसमें इसमें दिया है, जैसे हम निरोगी है तो दूसरे को निरोगी बनाने में हमारा धन प्रमाणित होता है, और हम धनी है तो दूसरे को धनी बना दे तभी हमारे धनी होने का प्रमाण होता है। ये बात भी अच्छी लगी। बहुत सुंदर बात है, ठीक बात है। जो जिसके पास है वो उसको बांटता है, यही उसका प्रमाण है कि वो उसके पास है। अगर बांट पा रहा है तभी तो उसके पास है, ये उसका प्रमाण है। बहुत बढ़िया। और कोई बात? तो जैसे ये भी लाइन अच्छी एक थी मिनट, इसमें। एक मिनट, और एक बात है, जैसे खाना अच्छा लगता है तो खाते ही रहे, सोना अच्छा लगता है सोते ही रहे, तो ऐसा होगा नहीं जिसमें दिया है। तो कहने का मतलब है इंद्रिय व्यापार में ऐसी क्रिया नहीं है जिसको हम सतत एक सा ले जाए, मतलब इसमें बारंबार बदलाव आवश्यक है। जी, ये इसे अच्छा लगा। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा बताएंगे फैला के, मतलब इसमें हाँ, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो निरंतर हैं, और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो सामयिक हैं। इसीलिए तो फिर सुविधा बराबर सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को निरंतर सुख चाहिए। चाहिए। फिर निरंतर इसमें सुख दिया है, चाहिए तो निरंतर आहार कर नहीं सकते, निरंतर निद्रा कर नहीं सकते, निरंतर क्या कर सकते हैं? तो निरंतर भावपूर्वक जी सकते हैं, निरंतर समझ सकते हैं, इसीलिए निरंतर हो सुखी हो सकते हैं। हो सकते ये हैं। सब शरीर की आवश्यकताएं सामयिक हैं और जीवन की आवश्यकताएं निरंतर हैं। फिर जैसे दिया है, परिवर्तन बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इंद्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। तो इसमें व्यापार मतलब किस चीज को? कोई भी इंद्रिय व्यापार मतलब इंद्रियों से संबंधित कोई भी कोई बात भी। है। देखिए, अभी सारा व्यापार किसके लिए है? जीभ के लिए। हाँ ज्यादातर जीभ में टेस्टी आए इसीलिए तो सारा व्यापार है। फिर हाँ है त्वचा को बहुत सॉफ्ट लगे, हाँ। सुखदाई मिले, गद्देदार हो। फिर जितने परफ्यूम्स आते हैं भाई, गंध एक से एक सुगंध। तो जो इंद्रियों को अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो, चमचमाता हो, है ना, तो यही सारे इंद्रियों को व्यापार कर रहा है मनुष्य। पर इसकी निरंतरता नहीं है, ये समझ में आने से उसके प्रयोजन पर ध्यान जाता है। अच्छा। और दीदी फिर ये 2 लाइन के पीछे जो है, संवेदनशीलता की भंगुरता मानव के जागृति होने के लिए घंटी है, उसको थोड़ा सा फैला के बताइए। हाँ, मतलब वही संवेदनशीलता, हम सुखी होने के लिए यही सब चीजों का उपयोग करते हैं। अच्छा देखना, अच्छा लगना, अच्छा खाना, अच्छा सोना। जैसे ये भंगुर मतलब मतलब ये इससे मुक्त होते हैं। हमारा जैसे बोलते हैं ना, नींद से जाग गए, इसका मतलब है कि नासमझी से जाग गए। जैसे नासमझी कर रहे हैं इतना भी पता चल जाए तो मनुष्य समझदारी की ओर अपने कदम बढ़ाता ही है। तो नासमझी कर रही हूँ इतना भी जानना, ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो भंगुरता मतलब क्षय होना, ऐसे होगा क्या? जैसे भंगुरता मतलब? क्षण भंगुर बोलते हैं ना, हाँ
मतलब क्षण भर की चीज है। अच्छा। हाँ, उसकी निरंतरता नहीं है। पूनम आंटी जी, क्षण भर में, हाँ, क्षण भर में संवेदनशीलता क्या है ये हमें समझ में आता ही है। जी हाँ रुचि। हाँ एक्चुअली आंटी जी यही दो क्वेश्चन हम लोग कल पहुंचे थे। एक ये भंगुरता वर्ड हम लोग थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे थे, मुझे डाउट आ रहा था। तो अभी मतलब मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ, जो निरंतर सुख और क्षणिक सुख की बात हो रही है, तो ये क्षणिक वाली चीज को ही भंगुर बोल रहे हैं, जो कभी भी टूट जाता है, हम्म जिसकी निरंतरता नहीं बनी रहेगी, ऐसा समझ पा रही हम्म। हूँ। ठीक है ये? हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि संवेदनशीलता का एक सीमा है। जी उसको पहचान जाने से मानव जागृत होने के लिए घंटी बजी जाती है, पर उसको जी। पहचान ही नहीं पा रहा ना कि ये बस इसकी सीमा है। मनुष्य इसी में निरंतरता और इसी की निरंतरता से निरंतर सुख को प्राप्त करना चाह रहा है। हम्म। जी। और दूसरा ये था आंटी जी, ये जो लाइन है ना कि अ, मानव का जो मानव तब हम कहते हैं जब उसमें जीवन भी जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हो, और जब जीवन शरीर को छोड़ देता है तब हम शरीर को मृत कहते हैं। तो ये मुझे स्पष्ट हो रहा है। इसमें जो लाइन लिखी है कि इसमें जीवन संपन्न रहने का जो प्रमाण है ज्ञानेंद्रियों के व्यापार से समझ में आता है। तो यहाँ पे जैसे ज्ञानेंद्रियों के व्यापार लिखा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यापार शब्द यूज करने का कुछ पर्टिकुलर उसके पीछे मीनिंग है क्या, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा था। नहीं, वो वहां पर केवल एक शब्द के रूप में है। उसका ओके। यही कहना है कि ज्ञानेंद्रियां चल रही हैं, तो हाँ। उनका क्रियाकलाप चल रहा है, इतना ही कहना चाहते हैं। ओके। जी। ठीक है। हम्म। बढ़िया। दीदी बहुत। इसमें, हम्म। हाँ, जी। इसमें ये जो जैसे कि मानव भ्रमित है और फिर उसको ये आभास होता है कि संवेदनशीलता क्षण भंगुर है और जागृति के लिए घंटी होती है, मतलब उसे इच्छा होती कि हाँ, कुछ और है जो जानना है मुझे, ये प्रेरणा है। मतलब मानव जागृति की तरफ प्रेरित होता है। तो हम्म। इस समय ये कौन सा स्थिति भ्रमित का ही है जब तक जागृति ना हो, लेकिन इसके उसको ये समझ आ गया कि अभी तक हम भ्रमित जीवन जी रहे हैं और ये भ्रमित जीवन मतलब उचित नहीं है, और अ, जागृति के लिए कोशिश करना, ये जो स्थिति है ये इसको कौन सी उसमें मतलब मानते हैं? अभी ये कुल मिलाकर जब तक कि क्रिया पूर्णता मतलब 10 क्रिया ना हो जाए, 10 क्रियाओं का आवर्तनशीलता ना हो जाए, तब तक उसके पहले की स्थिति को जीव चेतना की ही स्थिति कहेंगे। पर उसमें एक प्रयास है, इसको कह सकते हैं। इसको केवल एक प्रयास के रूप जी। में ही कहेंगे। हाँ, उसके आगे तो नहीं कह सकते। और और दीदी एक ये है कि संज्ञानशीलता का मतलब है कि जीवन के सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्राणित होना। हम्म। इसका इसको थोड़ा सा मतलब अनुभव बता की दें। रोशनी में सारी क्रियाएं चलती हैं। अनुभव प्रमाण बोध, जो हमने पहले बात की थी ना, अनुभव के अनुसार सारी हाँ दीदी। क्रियाएं चलती हैं, ये वही बात है। हाँ, मतलब न्याय धर्म सत्य के अनुसार जब उसकी वृत्ति हो जाती है और कार्य और व्यवहार होते हैं, वो हाँ, अनुभव की रोशनी में सारी अनुभव क्रियाओं की का होना। रोशनी में। हम्म। और दीदी जो 116 पेज में दिया है, मैं समाधि पाया हूँ, समाधि का यही फलन है, मैं इसका प्रमाण हूँ। हाँ, ऐसा बोलना बना नहीं। तो इसमें बाबा जी ये बता रहे हैं कि समाधि का कोई प्रमाण नहीं हो पाता है ना। तो समाधि का ये प्रमाण है, ऐसा बाबा जी बोल ही नहीं पाए। तो कोई एक निश्चित मंजिल होती है और उसका मतलब कोई भी एक रास्ते में चल रहे हैं और उसका कोई निश्चित फल होता है,
तो हम बता पाते हैं हाँ हमें ये मिल गया निश्चित परिणाम के बाद। तो जब बाबा जी ने समाधि किया तो बोल रहे हैं कि समाधि के बाद मुझे ये बोलना नहीं बना कि हाँ मैं इसका प्रमाण हूं, मुझे समाधि हो गई। समाधि ऐसी कोई घटना नहीं है कि इसका प्रमाण दिया जा सके, क्योंकि उसमें आशा विचार चुप हो जाती है। इसलिए यह प्रमाण का मतलब हमने जो किया उसको अनेक लोग कर पाए। हम जैसे है ना, प्रमाण का मतलब वो है जो समझे हैं उसको समझा पाए। तो ऐसी समाधि कोई घटना नहीं है, इसको बता रहे हैं। हेलो, जी दीदी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है, साफ आ रही है। हाँ रेखा दीदी, आप सुन पाए? रेखा दीदी अभी बोल रहे नहीं है कुछ। अच्छा, उनका प्रश्न था ना, ठीक है। दीदी जी एक चीज और, हम्म। कि संवेदनाओं के योग में हमें सुख भासता भी है, पर सुख की अनुभूति नहीं होती। इसे थोड़ा आप बताएंगे ना। हाँ, जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, तो हमें सुख जैसा भासता है, हमें अच्छा लगता है ना? तो वो अच्छा लगना को हम नाम दे देते हैं सुख, या मजा आ गया ऐसा हम कहते हैं। पर अगर उसी को हमको कहें कि मजा आ गया और सुख मिला, तो इसको बारंबार करते रहो, अच्छा लगा इसको बारंबार करते रहो, तो हम देखते हैं कि उसमें सुख की जगह दुख आना पड़ता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो सुख जैसा लगता है पर वो सुख होता नहीं, उसको कहेंगे अच्छा लगता है। और अगर सुख के जैसे देखते हैं उसको, तो उसको बार बार निरंतर कर नहीं सकते। जो चीज को हम निरंतर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब सुख उसमें नहीं है। ये एक एकदम करेक्ट नियम है पहचानने का, सुख किसमें है, सुख किसमें नहीं है। क्या चीज है जो हम निरंतर कर सकते हैं और क्या चीज है जो निरंतर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो चीजें हम निरंतर नहीं करते वो अच्छी लगती हैं, पर वो सुख सुख नहीं है। सुख बराबर समाधान ही है। जी दीदी, ठीक। जी हेलो। जी भैया। हाँ दीदी, ये जो एक लाइन है, तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा करना नैतिकता है। निहित मूल्यों का निर्वाह करना, संबंधों में मूल्यांकन करना और फलस्वरूप उभय तृप्ति होना ही मूल्य है। जीवन हम्म। लक्ष्य सुखी होना है, मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय सहस्तित्व। लक्ष्य के लिए हम हर जगह से नैतिकता को जोड़ते हैं। नैतिकता इसी अर्थों में सार्थक होता है, इसी अर्थ में प्रयोजित हो पाते हैं। मूल्य विधि मूल्य विधि भी ऐसे ही है, और चरित्र विधि में यही है। दुश्चरिता में दुखी होते हैं, अनैतिकता में दुखी होते हैं। ये जो लाइन थी अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा और फैला के समझने का इच्छा था। जी, ये लाइन सचमुच में बहुत अच्छी है। तो जब हम देखते हैं समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार ही, या जिसने उसको लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है निष्ठा पूर्वक, वो परिवार सुरक्षा किस चीज की करता है और वो क्यों करता है। आज ही कक्षा 5 के बच्चों के साथ भी इस पे बात हुई कि हम सुरक्षा किस लिए कर रहे हैं, इतना शरीर को स्वस्थ किस लिए कर रहे हैं, कपड़े को इतने क्यों सुरक्षित करते हैं। तो लेकिन वहां पे अभी सदुपयोग का तो नामो निशान नहीं है। तो अगर हम समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीते हैं और इसका प्रमाण देना चाहते हैं, तो वो क्या करता है मनुष्य, तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा। तो सारा सुरक्षा किस लिए, सदुपयोग के लिए। और सारा सदुपयोग किस लिए, ताकि वो समाज में सुरक्षित रह जाए। इसको नाम दे रहे हैं नैतिकता। विद्यालय के लिए बाबा जी ने बोला था, जो बच्चे संबोधन ही नहीं कर पाएंगे
वो भविष्य में जाके नैतिक हो ही नहीं सकते। इसी के साथ में जो नैतिक मानव है उसको है संबंधों में मूल्यांकन करना। संबंधों में मूल्यांकन करना। तो जब संबंध हमको प्रयोजन के अर्थ में पहचान में आते हैं, जैसे माँ का मूल्यांकन किस आधार पर होगा, तो माँ का प्रयोजन क्या है? पोषण, संरक्षण। जब यह प्रयोजन हमें याद होता है तब मूल्यांकन करना बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और फलस्वरूप क्या होता है? उभय तृप्ति होना ही मूल्य है। माता, बच्चे या फिर परिवार के सदस्य सभी उभय तृप्त होते हैं। तो तृप्ति को भी हमने पहले बात की है। तृप्त मतलब तृप्ति स्थली का नाम है आत्मा। आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रयोजन को जब हम पहचानते हैं, प्रयोजन का मूल्यांकन करते हैं, जैसे भाई बहन संबंध, उसका है सौहार्द्रता, अभ्युदय, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ाने, उन्नति के अर्थ में। जब इस तरीके से एक भाई अपनी बहन का मूल्यांकन करता है प्रयोजन के आधार पर, बहन अपने भाई का मूल्यांकन करती है प्रयोजन के आधार पर, तो ये प्रयोजन मुख्य शब्द है जो हमें पकड़े ही रखना है। इस आधार पर दोनों ही तृप्त हो जाते हैं, दोनों संबंधी तृप्त हो जाते हैं। तो हमको पता है कि जीवन इस शरीर को चला रहा है, तो जीवन का भी एक उपयोगिता है, आवश्यकता है। शरीर का भी एक उपयोगिता है, आवश्यकता है। तो जीवन का क्या लक्ष्य है? सुखी होना। उस सुखी होने के लक्ष्य के को पूरा करने के लिए ही गर्भ में जो मांस बनता है, उस मांसपेशियों वाले शरीर को 4.5 से 5 महीने में जीवन संचालित करता है। पर शरीर चलाते चलाते, क्योंकि परिवार में ज्ञान की परंपरा नहीं, शिक्षा में ज्ञान की परंपरा नहीं, तो इसी कारण वो लक्ष्य को भूल जाता है कि जीवन का मूल्य क्या है। वो जब कहीं टकराते टकराते तो याद आता है, हाँ ये सुख नहीं है, पर सुख क्या है ये समझ में नहीं आता। तो जीवन शरीर को क्यों चलाता है? वो है सुख को पाने के लिए, निरंतर आनंद में रहने के लिए। जब ये जीवन पहचानता है कि निरंतर आनंद में रहने के लिए मैं शरीर का उपयोग कर रहा हूं, तो क्या होता है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है। निरंतर सुख बराबर समाधान। और जो शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं निश्चित हैं, सीमित हैं। उसको पूरा कर पाता है तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेता है, क्योंकि जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। शरीर क्यों चला रहे थे? सुख होने के लिए। तो इसीलिए शरीर की आवश्यकताएं सीमित दिखती हैं, इसीलिए समृद्धि का भाव आता है। इस तरह से अभय और सहस्तित्व मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जी पाता है और निरंतर तृप्ति स्थली में तृप्त होकर, उभय तृप्त होकर जीता है। तो लक्ष्य के लिए हम हर जगह से नैतिकता को जोड़ते हैं। नैतिकता को छोड़कर और लक्ष्य को छोड़कर, मगर अगर हमने लक्ष्य को पहचान लिया है और मनुष्य नैतिक नहीं, ये हो नहीं सकता। मनुष्य नैतिक है और उसे लक्ष्य का पहचान नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर लक्ष्य को पहचान लिया, वो अपने अर्थ, तन, मन, धन का सदुपयोग, सुरक्षा करता ही है। यही सार्थकता है, यही प्रयोजन है। मूल्य विधि भी ऐसे ही है, चरित्र विधि भी ऐसे ही है। यही मानव होने का चरित्र है। लक्ष्य का पहचानना, नैतिकता को पहचानना, संबंधों को प्रयोजन रूप में पहचानना, इतनी सी बात है। बढ़िया दीदी। और इसमें एक और था दीदी, ये जो ऐसा मेरे को लग रहा था, पता नहीं कैसे, कि इसमें बहुत सारी ऐसी लाइनें जिसको अच्छे से और समझ, मतलब डिटेल से अगर बात किया जाए तो ये अच्छा लग रहा था। इसमें बहुत सारा बात ऐसा था, जैसे इसमें एक बात और समझ में आ, जीवन में मैंने 122 क्रियाओं को देखा है। इन 122 क्रियाओं में से मन में कितना क्रियाकलाप होता है और वृत्ति में जी, ये 122 क्रियाकलापों को हम है ना विस्तार से मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में समझेंगे। तो समय को देखते हुए क्या यहाँ पे रुक सकते हैं?
हाँ हाँ दीदी रुक सकते हैं, लेकिन मैं एक जिज्ञासा मेरे अंदर में एक और आ रही थी कि ये ऐसा मेरे को ही लग रहा है कि ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा जो जितनी लाइनें लिखी हुई है ये बहुत बहुत समझने लायक लग रहा था। ऐसा मैं कुछ स्पेशल और एक सब बात करना चाहे तो हो सकता है ऐसा है क्या लग रहा है क्या? असल में ना मेरा आज ना मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ, मेरा एक ईयरफोन चल रहा है और एक ना काम नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत मुश्किल से सुन के जवाब दे पा रही हूँ। तो अभी आपकी बात ना मुझे बहुत हल्की सुनाई दे रही है, मतलब सुनाई ही नहीं दे रही है। दीदी मैं ये बोल रहा था कि ये जो मतलब क्वेश्चन है ये वाला और आंसर है ना, ये बहुत मतलब जो है हर एक इसमें लाइन जो है बहुत समझने योग्य मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है ना और समय देने वाला, अगर मेरे को जिज्ञासा इसमें अच्छी बन रही है, इसको और हम्म। समझा जा सकता है अच्छा। तो इसमें मैं ऐसा जानना चाह रहा था कि ये रियल में कि ऐसा समझने के लायक है, सबको ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी लाइन है, ऐसा लग रहा है कि और इसको फैला फैला के समझा जाए। बहुत ऐसा अच्छी सबका बात है। इच्छा। बहुत ही अच्छी इच्छा हो रही है, बिल्कुल। ये समझ में आने से ऐसा लगता है हम खुद से खुद को सुन रहे हैं। मतलब मानव संचेतना माध्यम मनोविज्ञान पढ़ने से ऐसा लगता है खुद को सुने ही नहीं, खुद को देखे ही नहीं। और खुद को देखना सुनना उससे सुंदर कोई बात ही नहीं। इसको हम आगे कभी मौका मिला तो साथ करेंगे, या जैसे भी हो पाए। 122 क्रियाकलाप तो सुनने लायक चीज है। नहीं दीदी ये ना क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ये जो एक दो पेज का जो बाबा जी का कहा हुआ जो है ना, ये इसमें ना बहुत सारी बातें ऐसी लग रही कि समझना ऐसा लग रहा है। वो मैं बोल रहा प्र, हूँ, वो भी बोल रहा हूँ मैं साथ में। प्रश्न में बोल रहे हैं। हाँ पूरा प्रश्न का जो आंसर है ना, इसको जी जी पूरा जी। लग रहा है कि पूरा अच्छे से फैला के समझना, मतलब जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों को प्रश्न ऐसा रहे कि तो पूरा एक एक मतलब बहुत सारे इसमें जो है ना समझने वाली बात दिख रही थी मेरे को। जी ठीक बात है भैया, है तो पूरा समझने वाली बात ही। बिल्कुल इसको समझेंगे ही हम साथ साथ। है ना, ये अंशुमन बेटा जी बार बार आ रहे हैं। है ना, 9:20 हो गए हैं। हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ तो हम लोग अभी वो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, आज यहीं पे हमारी गोष्ठी हम समाप्त करते हैं। खूब सुंदर प्रश्न रहे, खूब सुंदर पठन रहा। पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करते हुए हरि हर सबको शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी। शुभ रात्रि नमस्ते दीदी, दीदी, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते।